हेलो गाइस, दिस इज अनूप केशव और आज हम लोग सीरीज का तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सॉरी फॉर दैट कि मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कुछ कारण थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वीडियो मैं नहीं डालूंगा। और जिस दिन अगर किसी किसी दिन छूटेगा तो उसके दूसरे दिन मैं 2 वीडियो एक साथ डाल दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्योंकि 5 लेसन कंप्लीट करने हैं 9th में, फिर 5 लेसन 10th में, फिर हिस्ट्री में आएंगे और फिर होगा तो कुछ लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स भी करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं चुनावी राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर 3 चुनावी राजनीति, जो आपकी एनसीईआरटी बुक से है। और हम लोग सारे फैक्ट को कवर करेंगे जो बीपीएससी टीआरडी 3.0 में आ सकते हैं। उसके बाद कंसेप्ट पे तो बात होगी ही होगी। देखिए, चुनावी राजनीति भारत में चुनाव, देखिए भारत में इसमें बात की गई है भारत के बारे में कि भारत में चुनाव कैसे होते हैं, क्या चुनाव जरूरी है, क्या चुनाव जीतने के बाद कोई भी पार्टी लोगों के हित में काम करती है, क्या वजह है जो उनको लोगों के हित में काम करने के लिए मजबूर बनाती हैं, क्या लोगों का वोट, और क्या एक व्यक्ति जो 18 साल में वोट डाल सकता है, आखिर क्यों 25 साल की उम्र के बाद ही वो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है, उससे पहले क्यों नहीं, क्या लोकसभा या विधानसभा चुनाव में सीटों का आरक्षण जरूरी है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला परिचय है कि हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है, जो हम लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी हम ये सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर भी समझ पाएंगे, क्योंकि गैर लोकतांत्रिक देश भी चुनाव कराकर अपने आप को लोकतांत्रिक बताने की कोशिश करते हैं, और लोकतांत्रिक देश में तो चुनाव होना अनिवार्य है ही। देखिए, हरियाणा के विधानसभा चुनाव का एग्जाम्पल दिया गया है कि कौन सी पार्टी जीती, कौन सी हारी, कितने सीटों पर कौन सी पार्टी जीती, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग मेन मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर चुनाव की जरूरत हमें क्यों होती है। अगर सारे लोग रोज साथ बैठकर और सारे फैसले मिलजुल कर लें तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने लेसन 1 में पढ़ा है कि सभी बड़े समुदाय के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। वैसे देश जहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं, क्या एक साथ मिलकर फैसला कर सकते हैं? क्या सभी को सभी विषयों के बारे में जानकारी हो सकती है? क्या आपको स्वास्थ्य विभाग के बारे में जानकारी है? क्या आपको शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी है? तो ऐसे में शासन नहीं कर पाने के कारण हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। मतलब हम अपने लिए अपने क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जो जिसको वोट दे के जिताते हैं, वो लोकसभा विधानसभाओं में जाते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं। देखिए, लोकसभा क्षेत्रों के लिए जब हम चुनाव करते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, तो वो संसद भवन में जाते हैं, बैठते हैं, हमारे हितों के लिए बातें करते हैं, हमारे लिए नीतियाँ बनाते हैं। फिर राज्य विधानसभाओं के लिए हम अपने निर्वाचन क्षेत्र से विधायकों का चुनाव करते हैं, वो हमारे राज्य के लिए नीति निर्माण करते हैं, शासन करते हैं, हमारे हक के लिए फैसले लेते हैं, ठीक है। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? देखिए, बिना चुनाव के मान लिया जाए हम लोग किसी प्रतिनिधि को बोल देते हैं कि हाँ आप हम लोगों के लिए शासन करिए, आपको इस क्षेत्र का नॉलेज है। मान लो वो अच्छा फैसला कर भी लेते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो फैसला सभी के लिए अच्छा है? ये कैसा पता चलेगा कि जो सभी लोग हैं वो उनको चाहते हैं और उनके काम से खुश हैं, और जो हमारे लिए काम करेंगे बिना जिसको हम लोगों ने बैठाया उस सीट पर, वो हमारे लिए अच्छा फैसला ही करेंगे, हमारे हमारे लिए उत्तरदायित्व रखेंगे। ऐसा जरूरी है क्या? अगर ऐसा जरूरी भी है तो क्या हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों? देखिए, हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की, देखिए, लेकिन फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कैसे कर सकते हैं? क्या कैसे पता चलेगा कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम ये व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुसार ही शासन करे? हम यह इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर ज़्यादा दिन बने इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? नियमित अंतराल पर चुनाव करते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं। जो प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं करते हैं, अगले चुनाव में उसे हम लोग दूसरे विकल्प के रूप में दूसरे को चुन लेते हैं।
इसीलिए प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना गया है। ठीक है, चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, जैसे वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाला पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव के कई आधार हो सकते हैं और सभी लोगों के अपने अपने आधार होते हैं। चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, क्योंकि लोकतंत्र का पर्याय ही है चुनाव, चुने हुए लोगों द्वारा शासन। यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। लोकतांत्रिक अब देखिए अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की फुल्की चर्चा हम लोगों ने कर ली है चुनाव के बारे में। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण भी देखे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते, जैसे मैक्सिको, चाइना। आइए वहाँ सीखे सबक को यहाँ याद करें। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो और उसके वोट का समान वैल्यू हो। ये हम लोग लेसन 1 में पढ़ चुके हैं। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, क्योंकि अगर एक पार्टी रहेगी तो वो निरंकुश हो जाएगी, वो उसको लगेगा कि मुझे ही जीतना है तो मैं काम करूँ या ना करूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है। जिसका एग्जाम्पल आप चीन में हुए अकाल से ले सकते हैं। 3 करोड़ लोग मरे थे। अगर वहाँ भी बहुविकल्पीय पार्टी सिस्टम होता और चुनाव हारने का डर होता सरकार को, तो शायद वो सरकार जनता के लिए सही नीतियाँ बनाती और भारत की तरह वहाँ ऐसे अकाल से लोग नहीं मरते, जैसा कि भारत में उस टाइम सामान्य स्थिति होते हुए भी अकाल नहीं पड़ा था, जबकि चाइना में पड़ गया था। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। अगर नियमित अंतराल पर चुनाव के अवसर मिलेंगे तो प्रतिनिधि ना चाहते हुए भी लोगों की सेवा के लिए विवश होंगे, क्योंकि उनको अगले चुनाव में जीतने के लिए लोगों की सहानुभूति चाहिए होगी, लोगों से सपोर्ट चाहिए होगा। लोग किसे देखिए, चौथा है कि लोग जिसे चाहे वास्तव में वही चुनाव में वही जीते, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए ताकि वास्तव में चुनाव का सही अर्थ पता चले और जिसको वोट दिया जाए वही जीते। 5वां, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप पाकिस्तान ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर पूरी तरह धांधली होती है, सरकार पलट दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है? क्या राजनीति में भी कंपटीशन अच्छा चीज़ है? देखिए, कंपटीशन होने से अच्छा अवसर, अच्छा विकल्प मिलता है और अच्छे लोग शासन में आते हैं। जैसे स्टूडेंट में कंपटीशन होता है तो टैलेंटेड स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने प्रतिद्वंदी को हराकर कंपटीशन में पास करते हैं, अपने कट ऑफ को क्रॉस करके नौकरी पाते हैं। वैसे ही राजनीति में प्रतिद्वंदिता होती है। जो जनता के लिए अच्छे काम करती है उन्हें ही वोट मिलता है और प्रतिद्वंदिता होनी भी चाहिए राजनीति में। ठीक है, अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव में बेईमानी हो जाएंगे। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छा चीज़ है? क्या सिर्फ इस आधार पर कि कंपटीशन से अच्छे लोग आएंगे शासन में, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को हम लोग अच्छा कह सकते हैं? क्योंकि इससे बहुत चिंताएं भी हैं, कुछ समस्याएं भी, जैसे पार्टी पॉलिटिक्स की भावनाएं, उथल पुथल पार्टी पॉलिटिक्स की भावनाएं उभरती हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म का दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज के अच्छे लोग जो समाज सेवा की भावना से राजनीति में आना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को देखकर नहीं आते हैं। सचिन तेंदुलकर, आपको पता होना चाहिए, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सांसद बने क्योंकि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो 1/12 सदस्य को जो है निर्वाचित कर सकते, मनोनयन कर सकते हैं, अपने मन से उनको अपॉइंट कर सकते हैं राज्यसभा में एज अ सांसद। एक बार खड़े हुए थे बोलने के लिए सचिन तेंदुलकर, लेकिन इतना हल्ला हुआ नेताओं द्वारा कि वो बैठ गए। यही एग्जाम्पल है कि अच्छे लोग जो काफ़ी नॉलेज रखते हैं और जनता की सेवा के लिए राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को देखकर नहीं आना चाहते। लेकिन अब ये भी बात है कि क्या संविधान निर्माता को ये सब बात नहीं पता होंगी? संविधान निर्माता को इन समस्याओं के बारे में पता नहीं था, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का चयन किया। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह दीर्घकालिक रूप से यह व्यवस्था बेहतर काम कर सकती है, इसमें कोई डिफॉल्टर नहीं आ सकता। और एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन किन चीज़ों में है, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में सभी नेताओं को अन्य पेशों, मतलब अन्य ऑक्यूपाइड लोगों की तरह जो ऑक्यूपेशन अपनाए हुए हैं, कोई बिजनेस का, कोई जॉब कर रहे हैं,
उनकी तरह इनको भी अपने करियर का चिंता होती है। ऐसा नहीं है कि इनको लोगों के हितों का चिंता नहीं है। लोगों के हित, ये तो यही बोल के जाते हैं ना कि हमें लोगों की भलाई के लिए काम करना है, लोगों के हितों के लिए काम करना, लेकिन राजनीति में वास्तविकता क्या है? सीटों के लिए मतलब इस हद तक हो जाते हैं कि कुछ भी करते हैं, धर्म के नाम पर लड़ा देते हैं, राजनीति करते हैं, अपने सीटों को प्रेफरेंस देते हैं, एज अ करियर उनको देखने लगते हैं। लेकिन इससे इस बात का भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वो लोगों के हितों की चिंता नहीं करते। ठीक है, यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम न हो कि यह काम कैसे किया जाता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय हितों से मेरी ना बैठे। देखिए, हो सकता है कोई बड़े घर का आदमी कभी स्थानीय लोगों से मिला ही नहीं है, फिर भी वो जनता की भलाई करना चाहता है, लेकिन जनता की भलाई के लिए जो वो चीज़ें सोच रहा है कि मैं यहाँ की जनता के लिए ये करूँगा, और लेकिन यहाँ उल्टा समस्या जनता के लिए कुछ और है। तो जब जनता की समस्याओं से उनका तालमेल ही नहीं बैठ पा रहा, तो फिर वो काहे का हित। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो उनकी भावना तो होती है कि लोगों के हित में काम करे, लेकिन कभी कभार उनका जो विचार होता है वो लोगों के विचार से सटीक मेल नहीं खा पाता है। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं को ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है, जो एक आदर्श तरीका है। दूसरा एक व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड, जिसका एग्जाम्पल इलेक्शंस है। अब देखिए, कोई अपने हित को कितना भी चाह ले, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो जनता के हित को साइड कर सकता है। अगर जनता के हित को साइड कर देगा तो अगले चुनाव में जनता उसे साइड कर देगी। इसीलिए ना चाहते हुए भी चुनाव प्रक्रिया और एक निश्चित अंतराल पर चुनाव प्रक्रिया के कारण कि अगले चुनाव में मुझे जनता से वोट चाहिए, उन्हें जनता के हितों के लिए काम करना ही पड़ता है। ठीक है, तो वही कि राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है, तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। जस्ट एग्जांपल, एक दुकानदार कितना भी अपना हित चाहे, फायदा चाहे, उसे ग्राहकों को अच्छा सौदा देना ही पड़ेगा, वरना ग्राहक क्या करेंगे? अगले दुकान में ट्राई मारने चले जाएंगे। वैसे राजनीति में भी हमारे पास विकल्प है। अगर सत्ताधारी पार्टी अगर सही से हमारे हित के लिए काम ना करे तो हम क्या करेंगे? दूसरे को विकल्प के रूप में देखेंगे। तो इसीलिए उनकी मजबूरी हो जाती है कि अगले चुनाव से पहले वो जो है हर साल मतलब जो जनता के हित में काम करे। आखिरकार इस राजनीतिक दौर इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य हो ही जाते हैं। चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, कि हमारे यहाँ का चुनाव का सिस्टम कैसा है? चुनाव का सिस्टम ऐसा है कि एक देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। हर 5 साल बाद लोग वोट देते हैं, सबके वोट का एक वैल्यू होता है, और चुनाव के लिए सीटें बटी हुई होती है। हमारे देश में लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में बटे होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अपने यहाँ का लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद बना, अपने यहाँ का विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक बने। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद भी सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या कुछ छोटे अंतराल पे अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ देखिए, कई बार क्या होता है कि मान लिया आपकी विधानसभा क्षेत्र की विधायक की अकस्मात मृत्यु हो जाए, ऐसा कि हालांकि होना खुदा ना खास्ता, मतलब ऐसा होता भी है, तो क्या होता है इसके लिए मतलब मान लिया जाए बिहार में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, इलेक्शन हुआ, जीता, काम अच्छे से चल रहा है, इन 5 साल के बीच में कुछ विधायक की किसी कारणवश मौत हो गई। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो सीट तो खाली रहेगी नहीं, तो वहाँ पर उपचुनाव कराए जाते हैं। और ये इस उपचुनाव के बारे में TRE 2.0 में पूछा गया था, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव में अंतर। उपचुनाव वो होता है जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है अपने कार्यकाल के दौरान, किसी नेताओं की, तो उसके लिए उपचुनाव कराए जाते हैं। लेकिन अगर सरकार ही भंग हो जाए 5 साल के बीच के दरमियान, तो उसके लिए मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चुनाव क्षेत्र क्या है। आपने हरियाणा के बारे में एग्जाम्पल में शुरू में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि 90 विधायकों का चुनाव हुआ, इतने सीट्स थे, इतने चुनाव हुए, चुनाव में इतनी पार्टियों को इतनी सीटें मिली और वो बहुमत में आई। आखिर ये सीट क्या है? देखिए, चुनाव के देखिए, अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इसे निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। लोकसभा के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, राज्य विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा चुनाव के लिए देश में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं, और विधानसभा क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रत्येक राज्य को उसकी, देखिए वो तो मैंने बोल दिया, प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं।
प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। देखिए, एक लोकसभा क्षेत्र अगर आपके एरिया में है, उससे एक सांसद चुन के जाता है, तो उसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिससे चुने हुए प्रतिनिधि विधायक बनकर विधानसभा, आपके राज्य की विधानसभा में जाते हैं। उसी तरह आपके लोकल बॉडीज जो होते हैं, स्थानीय निकाय, जो पंचायती चुनाव होते हैं और शहरों में नगर पालिका चुनाव होते हैं, उसमें भी सीटें बटी होती हैं। सरपंच के लिए, पंच के लिए, वार्ड के लिए, इनको सामान्यतः सीट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, इन सीटों में कुछ आरक्षित सीटें भी होती है। अब आरक्षित सीटें से तात्पर्य, जब संविधान निर्माताओं को संविधान बनाते समय इस बात की चिंता थी कि यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच नहीं पाएंगे या पाएं। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा, संपर्क उनके पास हो ही ना, और पर जो संसाधनों के मामले में प्रभावशाली लोग हैं उनको चुनाव जीतने भी ना दें, उन्हें रोक लें। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभा में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ दबी रह जाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर कर देगा। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं, वहां सिर्फ उसी जाति के लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए, जैसे अनुसूचित जाति के लिए, जो क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वहां सिर्फ अनुसूचित जाति के कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं, और जो क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, वहां सिर्फ अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं। सामान्य वर्ग के लोग वहां खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, और इस आधार पर 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व किए गए हैं, जो समाज के पिछले तबके के लोग। और ये स्थिति जो देख रहे हैं आप 26 जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार है, क्योंकि परिसीमन के बाद, हर जनगणना के बाद लोकसभा क्षेत्रों में बदलाव होता है। लोकसभा क्षेत्र बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, क्षेत्रों में परिवर्तन हो सकता है, और इन सीटों में भी। तो इसलिए ये स्थिति 26 जनवरी 2019 की है। ठीक है, कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों और जो नगर पालिका चुनाव होता है उनमें भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी सीटों का आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। यहाँ आप ये चीज को ध्यान में रखेंगे कि आपका जो आरक्षित अनुसूचित जाति की संख्या 84, अनुसूचित जनजाति की संख्या 47 लोकसभा के लिए आरक्षित है। देखिए, पंचायती राज और नगर पालिकाओं के चुनाव में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। देख रहे हैं ना, तो 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अब मतदाता सूची क्या है? एक निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने वाले मतदाताओं की एक सूची तैयार की जाती है, और उस सूची के पर्चे उनको इलेक्शन से पहले दिए जाते हैं, जिसके आधार पर वो जाके वोट देते हैं। वो उनका वोटिंग, वो उनका पहचान है वोट देने का। इसी को मतदाता सूची कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी, लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की एक सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को ये दे दी जाती है, और इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं, आम बोलचाल में वोटर लिस्ट कहते हैं। और हर चुनाव से पहले इसमें सुधार होता है। इसलिए सुधार होता है क्योंकि हर चुनाव से पहले 5 साल में कोई ना कोई आदमी 18 साल क्रॉस करके एक मतदाता की श्रेणी में आ जाता है। इसीलिए सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, इसीलिए यह व्यवस्था करना स्वीकार किया, इस सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि हर अगले 5 चुनाव में हर कुछ नए मतदाता बनने की उम्र क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता की सूची में सुधार किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में फोटो पहचान पत्र की भी नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे कि एक वोट का जिससे कि सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जो पहचान पत्र दिया जाता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाले। ठीक है, उम्मीदवारों का नामांकन, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष क्रॉस कर चुका है उसे वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। और
जबकि कोई उम्मीदवार बन के अगर उठना चाहता है प्रतिनिधि के लिए, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए वोट इलेक्शन में उठना चाहता है, तो उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और चुनाव से पहले प्रतिनिधियों को कुछ ब्यौरे सार्वजनिक करने पड़ते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों को इलेक्शन से पहले घोषणा पत्र में अपने ब्यौरे देने होंगे, ताकि जनता को अपने उम्मीदवारों के बारे में पता चल सके। जैसे कुछ घोषणाएं हैं, उम्मीदवारों के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवारों के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवारों और उनके परिवार के पास संपत्ति और देनदारी कितनी है, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता कितनी है। सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के बारे में जानकारी मिल सके। देखिए, अब भी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव में उठते हैं, उनमें ऐसी जो योग्यता क्यों नहीं खोजी जाती। देखिए, सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेटर जो अच्छा क्रिकेट खेलता है उसकी योग्यता की जरूरत है। इसी प्रकार सरकार, विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझ सके, अपने क्षेत्र से कनेक्ट कर पाए, उनकी समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता हो, उनकी चिंताओं को समझ सके और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। इसीलिए अगर शिक्षा या डिग्री की अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता, यानी शिक्षा और डिग्री का जरूरत है या नहीं है, इस बात को तय करने का भी अगर मौका हो, तो वो जनता पर छोड़ देना चाहिए। वहाँ की जनता तय करेगी कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वोट देना चाहिए इस कैंडिडेट को कि नहीं देना चाहिए। सामान्यतः तो यही है कि प्रतिनिधित्व को इस आधार पर वोट दिया जाता है कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। हमारे देश में शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के लिए मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे यदि उम्मीदवारों के लिए बीए, बीकॉम या बीएससी की स्नातक की डिग्री को भी अनिवार्य कर दिया गया, तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे। ये सत्य है। अब चुनाव अभियान क्या है? चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अभियान करते हैं, लुभावने वादे देते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन क्या चुनाव के लिए ये जो टाइमिंग है कि चुनाव, जैसे निर्वाचन आयोग एक निश्चित समय देती है कि आप इस टाइम में चुनाव प्रचार कर सकते हैं, क्या इतना चुनाव प्रचार से ही कोई पार्टी जीत सकती है? नहीं। चुनाव वो तो सिर्फ एक, आपको एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, जब आप एग्जाम का फॉर्म डालते हैं और उसके 2 महीने बाद एग्जाम होना होता है, तो क्या इसी बीच की आपकी तैयारी से आप एग्जाम क्रॉस करते हैं, पास करते हैं? क्या आपकी सालों की मेहनत है? तो वैसे राजनीतिक पार्टियां बहुत पहले से मेहनत कर रही होती है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा, अमित शाह बिहार के पूर्वांचल से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं। क्या ये पूर्व से तैयारी चल रही है, 6-7-8 महीना पहले से ही चल रही हैं, लेकिन इनको ये लोग प्रचार का रूप नहीं देते हैं। जब चुनाव आयोग एक निश्चित समय देती है, उस टाइम पे ये लोग खुले मंच से लोगों से वोट मांगते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर है कि राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहलों से इसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करती हैं, वगैरह वगैरह। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया था वोट लेने के लिए। 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ, और जीती भी। 1777 से 79 तक रही भी सरकारें। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों का नारा दिया। देखिए, ये बात आप नोट रखेंगे कि गरीबी हटाओ का नारा TRE 2.0 में पूछ चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। इसलिए जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं ना नारा, उसको आप लोग याद कर लेंगे। जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया कब? तो 1977 के लोकसभा चुनाव में। वामपंथी दलों ने 1977 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों को नारा दिया। तेलुगु देशम पार्टी, जो आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है, 1983 के विधानसभा चुनाव में तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कुछ दखल देना जरूरी होता है। और इसी के लिए भारत में चुनाव आयोग बना है, ताकि सभी को चुनाव प्रचार के समान अवसर मिल सके। कोई प्रभावशाली वर्ग पैसे के दम पर अपना प्रभाव ना दिखा सके। उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। जैसे
चुनाव आयोग के आधार पर उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती, जैसे मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना, पैसे देकर वोट खरीदना, जाति या धर्म के आधार पर नाम वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का प्रयोग करना, और लोकसभा चुनाव के में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख से ज़्यादा खर्च कोई पार्टी नहीं कर सकती। पार्टी नहीं, किसी एक क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती। चुनाव आयोग चुनाव से पहले एक आचार संहिता लागू करती है, जिसका पालन करना सभी राजनीतिक पार्टियों को अनिवार्य है, चाहे वो सत्ता में रह रही पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो। अगर ऐसा नहीं करती है तो वो उन्हें फटकार लगाते हैं। ये चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को दर्शाता है। चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्मस्थल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकते, बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले सकते, वादे, लुभावने वादे भी नहीं कर सकते। अब देखिए, मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है और वोट देता है। ये मतदान केंद्र आपका सरकारी स्कूल हो सकता है या कोई सरकारी इमारत हो सकता है। क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? 2014 में लोकसभा चुनाव पर ही सरकार ने करीब 3,500 करोड़ खर्च किए। हिसाब लगाए तो मतदाता सूची पर दर्ज हर व्यक्ति के नाम 40 रुपये। मोटा अनुमान के अनुसार सरकार, पार्टी और उम्मीदवारों का कुल खर्च 30,000 करोड़ रुपए होगा, अर्थात प्रति मतदाता करीब 500 रुपये। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव हमारी जो है भारत के लिए एक बोझ है, जो हर 5 साल में कराए जाते हैं। क्या आपके हिसाब से ये बोझ है? देखिए, अगर आप का एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है खुद की। 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 पनडुब्बी खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। एक पनडुब्बी की कीमत 3,000 है। 6 या 18,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं। फिर 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ, उसमें 20,000 करोड़ खर्च किया गया। तो क्या इस अपेक्षा लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है वोटिंग, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, विकल्प होता है हमारे पास, क्या उसके लिए तो मतलब 30,000 करोड़ अगर खर्च हो गए तो 5 साल में एक बार, तो क्या वो बोझ है? देखिए, इसी बात पर जो हमारा सब कुछ खत्म होता है कि चुनाव कैसे होते हैं, क्या बिना चुने भी प्रतिनिधि अच्छा काम कर सकते हैं, और चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य क्यों होते हैं? क्योंकि वोट का अधिकार है। हर 5 साल में चुनाव होता है तो मजबूरन उनको जनता के हित के लिए काम करना भी पड़ता है, चाहे उनका हित सर्वोपरि हो, फिर भी जनता के हित के लिए काम उनको करना ही पड़ता है। चुनाव के लिए कुछ सीमाएं हैं, और उसके बाद मतदाता सूची होती है। उस मतदाता सूची में उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों का नामांकन होता है। 5 साल में मतदाता सूची अपडेट होती है। आचार संहिता लागू होते हैं, जिसके बाद सरकारें कुछ नियमों का पालन करती हैं, और इसी तरह चुनावी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आज हम लोगों ने चुनाव के बारे में पढ़ा। अब अगले बार हम लोग संस्थागत विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि संस्था भारत में कैसे काम करती हैं। तो ठीक है, धन्यवाद, और कल फिर मैं आऊँगा नए सीरीज के साथ में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। हो सकता है कि कहीं कहीं मैं मिस्टेक कर देता हूँ, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। कोशिश मैं करता हूँ मैं अपना 100% दे पाऊँ। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहेंगे अगले सीरीज में। थैंक यू।